नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आज आप ही करो। जो मंगलाचरण है, जो शुरुआत है, आप ही कराओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम सर। हाँ, और अपने ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा ज्योतिष सिद्धकरा भवन्तु। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। प्रणाम सर। हाँ खुश रहो। चलो तो किसी और विषय पे। हाँ कुछ कितने लोग हो गए राजेश जी? हेलो, में कर दी। हमारे राशि चक्र में हमारा जो लगन चार्ट है ना, वो भचक्र उसमें स्थापित है। उस भचक्र के 30 भाग किए गए, उनको 30 डिग्री का एक किया गया और 12 भाग किए गए। उन 12 भावों को भाव बना दिया गया। मैंने आपको ये भी बताया कि पहला भाव किस प्रकार निर्धारित हुआ। भावों के मैं कारकत्व आपको बता चुका। जितना ज्यादा आप भावों के कारकत्वों को बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, उतना आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको राशियों के एक संक्षिप्त रूप में परिचय कराया। राशियां क्या है? राशियां चलायमान है, सूर्य पकड़ के चलता है उनको, और हर 2 घंटे में वो अगले भाव में चली जाती है। उनके क्या उनके क्या कारकत्व हैं, है ना, वो भी मैंने आपको बताया, संक्षिप्त रूप में बताया। मैं उत्तरोत्तर जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती जाएगी, मैं आपको उनके कारकत्व बहुत बड़ी मात्रा में हर रोज नए आएंगे। तो आप सब लोगों को एक ऐसा संग्रह बनाना है जहां आप उनको लिखते रहें और बार बार आप उनको पढ़ने की कोशिश करें। तो आपको बहुत लाभ होगा, उसका बहुत ज्यादा लाभ होगा। मतलब उससे आपको ये लगेगा कि मैं हर चीज को डिफाइन कर सकता हूँ, हर चीज को मैं उसका भाव भी बता सकता हूँ, उसकी राशि भी बता सकता हूँ और उसका ग्रह भी बता सकता हूँ। तो वो क्या, ये एक सतत प्रोसेस है, लगातार चलने वाली बात है। तो हमको लगातार इस पे मनन मंथन करते हुए आगे बढ़ना है। अब बात ये आती है कि हम इन सब चीजों को रटेंगे तो कितना रटेंगे। तो आपको क्या है कि इनको लॉजिकली उन स्थापित करना है। ये लॉजिकली यहाँ क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया। तो वो आप जब मैं बीच बीच में ये क्लियर भी करता हूँ, तो वो क्यों जब आप पे पकड़ में आने लग जाएगा, तो आप आसानी से उस कार्यकर्ता को पकड़ लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे भाव में हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। तो नेचुरली कि हमारी मेमोरी भी थर्ड हाउस में ही होगी। थर्ड हाउस का जो काल पुरुष का स्वामी है बुध, वही मेमोरी का कारक भी होगा, है ना। मैंने आपको बताया साहस, वीरता, पराक्रम, जोश, जुनून, शक्ति, तेजी, ये सब थर्ड हाउस से देखी जाती है ना। और इसका कारक जो है मंगल है। तो जब भी हम इसका विवेचन करेंगे थर्ड हाउस से करेंगे, तो पावर टू फाइट या एबिलिटी टू कॉप अप विद डे टू डे ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी दैनिक हमारे विघ्न बाधाएं आ रही है, उनसे मुक्ति अगर कोई दिलाएगा तो थर्ड हाउस दिलाएगा, है ना, और मंगल दिलाएगा। वो उससे लड़ने की हमको क्षमता देता है। सेकंड हाउस मैंने बताया कि आपका परिवार है। तो आप जैसे पैदा होते हो तो वहां आपने जन्म लिया, वो परिवार बना आपका, तो सबसे पहले आपको पैतृक धनी मिलता है, आपका पालन पोषण उसी से होता है। वो किसी भी रूप में वो आपको सेकंड हाउस से पता चलेगा। तो सेकंड हाउस जो है वो पावर और रिसोर्सेज का भी है। आपके जो भी पावर एंड रिसोर्सेज होंगे वो सेकंड हाउस, आपका फॉर्च्यून भी वहां से डिसाइड होगा। फॉर्च्यून 9वां भाव है, लेकिन साथ ही तृतीय भाव भी फॉर्च्यून है, क्योंकि उसका बलवान होने से ही तो आप आगे चाइल्डहुड बॉयहुड से आगे आओगे। तो ऐसे मेरा कहने का आशय है कि ऐसे आपको स्थापित करनी है चीजें। क्यों कहा, जैसे फोर्थ हाउस की जब भी बात करेंगे तो माँ आती है। अब माँ समान जितनी भी चीजें हैं, तो माँ, जमीन को भी माँ कहा गया है, माँ को भी माँ कहा गया है, प्यार को भी माँ कहा गया है। इनिशियल लेवल पे जो हम मात्र
माता जी जो शिक्षा कहते हैं वो भी वहां कही गई है। तो माँ जब पृथ्वी है तो भूमि भवन भी हमारे वही है ना। तो ऐसे आप रिलेट करो हर चीज को, कि जल है तो जल भी यहीं रहेगा। अब माँ है, उसका काम है सब चीजों को, सारे कितना भी बच्चा खराब हो उसको स्वीकार कर लेती है, यानी उसको अपने अंदर लेके एक्सपांड, उसको उसकी वृद्धि करती है। इसलिए मैंने आपको बताया था चौथा भाव वृद्धि कारक है, नवम भाव माँ वृद्धि कारक है। मैंने आपको बताया कि अगर पहला, तीसरा और 11वां भाव कि व्यक्ति है, व्यक्ति का ये मस्तिष्क है, थर्ड हाउस मस्तिष्क है, जुपिटर मस्तिष्क होता है, और उसका 11th हाउस हर मनोरथ को पूर्ति करने का इनकी बलता है ना, आदमी को बहुत प्रमुखता पे पहुंचा देती है। तो मैंने आपको भावों को और राशियों को वो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। फिर मैं अभी ग्रहों पे चल रहा हूँ। तो ग्रहों पे मैंने आपको बताया कि ग्रह, उच्च ग्रह कौन कौन से हैं, उनको किस किस राशि का स्वामित्व तो प्राप्त हुआ है, वो उच्च और नीच कहाँ कहाँ होते हैं, वो मूल त्रिकोण में कैसे किस किस राशि में है ना, ये मैंने आपको बताया। क्यों होते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि उनकी इस स्थिति के अनुसार उनकी जो 8-9 स्थितियां बनती है, प्रदीप्त मुदित है ना, स्वस्थ, वो मैंने आपको बताई। उसमें सर्वाधिक बलवान कौन सी है वो भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने इन में जाके ये नाम आता है। फिर मैंने आपको अस्त भी बहुत अच्छी तरह समझाया, अस्त मूड विकल्प जिसको कहते हैं, मूड, वो भी मैंने आपको समझाया कि अस्त कब होता है, जब ग्रह सूर्य के पास एक निश्चित डिग्री के बाद चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है, अपने प्रभावों को खो देता है। और जितना सूर्य के पास जाता रहता है वो अपने प्रभावों को खोता रहता है। सूर्य के बिल्कुल पास जाने के बाद वो बिल्कुल बलहीन हो जाता है ना, जिसको पूर्ण अस्त की श्रेणी दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हर ग्रह की कुछ स्थितियां दी गई है कि जैसे चंद्रमा 12 डिग्री पहले से लेके 12 डिग्री बाद तक अपने बल को नहीं पा पाता, तो ये अस्त की स्थितियां हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि जब दो ग्रह 1 डिग्री से कम के अंतर पे होते हैं तो वो युद्ध में होते हैं। सूर्य चंद्र से कोई युद्ध नहीं कर सकता, बाकी ग्रह युद्ध करते हैं। उसमें भी जिसकी डिग्री कम होती है वो विजयी होता है, क्योंकि षडबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, षडबल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है। अभी तो आप इतना सा मेमोराइज लगो कि जिसकी डिग्री कम है उसको विजयी मान लो, यानी वो जीत गया। तो जिसकी डिग्री ज्यादा है वो हार गया, तो वो बहुत अशुभ परिणाम देगा। कब देगा? गोचर में और दशांतर में, है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो कुछ भी कुंडली में उपलब्ध है, जो भी चीजें आपकी कुंडली में भगवान ने लिख के भेजी है, उनका उदय यानी उनका परिणाम दशा, अंतरदशा और गोचर ही उत्पन्न करता है। जैसे मेरा भाग्य भाव बलवान है, मेरा भाग्य से भी बलवान है ना, भाग्य भाव का स्वामी भी बलवान है, और मेरे उसी दरमियान भाग्य की दशा आ गई तो मेरा भाग्य उदय होगा ही, वो भाग्य से संबंधित परिणाम देगा ही। गोचर में भी जब जब शुभ ग्रह उस पे से गोचर करेंगे, उसके त्रिकोण से गोचर करेंगे, है ना, और गोचर जब मैं पढ़ाऊंगा तो और विस्तृत करूंगा, तो वो शुभ उत्पन्न करेंगे ही, है ना। तो प्रभावित कौन करता है? दशा, अंतरदशा और गोचर, वो परिणाम को निकालते हैं। ये बस बात आगे तो मैं बता रहा हूँ। तो वो मैंने आपको स्थिति बताई कि ग्रह जब युद्ध में होता है तो वो, और शुक्र हमेशा जीतता है। शुक्र चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो जीतता ही है। तो शुक्र को कोई नहीं हरा सकता। शुक्र वो थे जिन्होंने राक्षस को विजयी कर दिया, उनके पास बृहस्पति से भी ज्यादा ज्ञान था, तो शुक्र सर्वविजयी कहे गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्थितियां बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ग्रह हैं वो सतोगुणी कौन कौन से हैं, रजोगुणी कौन कौन से हैं और तमोगुणी कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां तक मैं आपके पास पहुंचा था। मैं देखिए जो भाव है वो राशि है और ग्रह है, उनके जो समानांतर जो समान कारकत्व है ना, उनको सर्वप्रथम ले रहा हूं ताकि आप उनको स्थापित कर सको। ठीक है ना, उनको आप स्थापित कर सको। अब मैं आपको जो हमने 1, 5, 9 जैसे अग्नि तत्व पढ़ा था, तो जो अग्नि तत्व ग्रह है जिनमें अग्नि की प्रधानता है वो है सूर्य और मंगल। जो पृथ्वी तत्व है
वो है बुध। जो जल तत्व है वो चंद्र और शुक्र, और जो वायु तत्व है वो शनि और राहु। ठीक है। बृहस्पति आकाश तत्व, बृहस्पति जो है वो आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और ये वो 5 तत्व हैं। लेकिन हम जब वो जब हमने वो पढ़ा तो उसमें 1 5 9 2 6 10 3 7 11 तो चार ही पढ़े, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और वहां 4 ही पढ़े। तो बृहस्पति आकाश है, इनका विशेष विवेचन है। ये हर एक के लिए असेंशियल है। आकाश के बिना बाकी 4 का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी ये अनंत हैं, सबसे ज्यादा बलवान है, जिसमें जैसी स्थिति को पकड़ेंगे वैसा रूप धारण कर लेंगे। तो बृहस्पति को इसलिए सबसे ज्यादा बलवान कहा गया है। ठीक है ना। जैसे किसी अग्नि तत्व ग्रह के साथ, सूर्य के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, है ना, तो उसकी अग्नि को दिशा निर्देश दे देंगे, उसको मार्गदर्शन दे देंगे, उसको नियंत्रित कर देंगे और उसको सदुपयोग करने का रास्ता बता देंगे। तो ये आकाश तत्व है। मतलब हमारा आकाश मतलब हमारा दिमाग, ये जो हमारा ब्रह्मांड है सीधा आकाश में जाता है। तो ये बृहस्पति देव को इसलिए सबसे बलवान कहा गया है। जो ये मैं रूप रस शब्द स्पर्श जो बताता हूं, तो रूप जो है वो अग्नि से आता है, जो गंध है वो बुध, जितनी भी आपकी घ्राण शक्ति है, आपकी सूंघने की शक्ति है, जितनी भी सूंघने की शक्ति है वो बुध। बृहस्पति शब्द, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो बृहस्पति में आकाश। वायु ये स्पर्श, और ये रस। शनि जो है स्पर्श के कारक है। हमारा जो हम जिस किसी भी चीज को छूकर जो महसूस करते हैं वो शनि है। शनि को कोई चीज देखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आसपास के वातावरण को अपने स्नायु तंत्र से महसूस करके बता देते हैं कि ऐसा है। जिसका शनि बलवान होगा उसकी आप आंख नाक सब बंद कर दो, उसको ले जाके छोड़ दो, वो आपको एनवायरनमेंट का विश्लेषण कर देगा, क्या सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो बता देगा। तो शनि और राहु ये स्पर्श के कारक है। जितना भी हम शब्द बोलते हैं, हमारी वाणी है, बोली है, वो आकाश। और चंद्र शुक्र जो है वो रस के कारक हैं। जल तत्व जितनी भी चीजें हैं वो चंद्र और शुक्र में आती है। राइट, समझ में आई आपको बात? ये अपन को याद करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अग्नि, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि की प्रधानता रखते हैं। बुध जो है वो स्थिरता चाहते हैं, इसलिए वो जो ना पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी तत्व मतलब ग्रहण शक्ति, सूंघने की पावर। जल तत्व चंद्र शुक्र, वायु तत्व और आकाश तत्व बृहस्पति। बृहस्पति का विश्लेषण विशेष है, जैसे मकर राशि का विश्लेषण विशेष है, ऐसे ही बृहस्पति देव का विश्लेषण विशेष है। किसी को भी इनमें से किसी को भी उच्चता प्राप्त करने के लिए इनका सहारा मिल जाए तो वो उन्नति करेगा। बलवान बृहस्पति की दृष्टि मिल जाए कहने ही क्या, शुभ स्थान पे होकर मिल जाए और ही बढ़िया। ठीक है, अब मैं इनकी जातियां बताता हूं आपको। बोर्ड लाएंगे थोड़ा सा जल्दी जाति बताता हूँ। ब्राह्मण। सर एक बार बीच में टोक रहा हूँ, वो सर एक बार वापस बता देंगे। जो आपने बोला था ना एक ही राशि में 2 ग्रह हैं और बहुत पास आ जाएं, तो वो क्या डिफरेंस है सर डिग्री का? वो 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री। 1 डिग्री के, हाँ 1 डिग्री। देखिए हम जानते हैं कि 3-20 एक नक्षत्र का चरण है, और 3-20 के दायरे में जब भी कोई ग्रह किसी राशि से या किसी ग्रह के ऊपर से जा रहा हो उसको वो एक्टिवेट कर देता है। मैं चलो आपको थोड़ा और, जैसे किसी का मान लीजिए शनि जो है वो मेष लगन की कुंडली ले लेते हैं, तो 10वें और एकादशेष हो गया शनि, और शनि मान लीजिए उसका 13 डिग्री का है, और बृहस्पति अगर गोचर वश 13 डिग्री पे पहुंचते हैं
या 13 मतलब 12 डिग्री पे पहुंचेंगे, 160 1260 पे पहुंचेंगे तो शनि को एक्टिवेट कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसके समीप पहुंच गए। एक्टिवेट करते हो शनि फिर है ना अपने भाव का फल देगा। आप जो पूछ रहे हो युद्ध की स्थिति, 1 डिग्री से कम पे ग्रह बिल्कुल युद्ध में आ जाता है, और युद्ध में आकर वह अगर हार जाता है तो वह बहुत ही निष्फल हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसका विश्लेषण अवश्य करना चाहिए, राइट। ठीक है सर। ब्राह्मण जो है वो बृहस्पति और शुक्र। सर एक बार, हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल सर बताइए। केतु के भी बता दो कारक, केतु का ही का। केतु अगर वो कुजवत केतु मंगल के समान अगर कार्य कर रहे हैं तो वो मंगल है, अग्नि तत्व है। यानी कि केतु देव ने अगर सूर्य, मंगल और अग्नि तत्व राशि का साथ पकड़ लिया तो वो अग्नि तत्व का कार्य करेंगे। और अगर केतु देव ने ज्ञान का मार्ग पकड़ा, है ना, तो वो आपका आकाश तत्व का काम करते हैं, बृहस्पति के समान कार्य करते हैं। ज्ञान में, स्पिरिचुअलिज्म में, रूप में, इनमें वो बृहस्पति की तरह काम करते हैं। तो केतु देव के विश्लेषण में बड़ी विलक्षण बात है कि वो राक्षस भी है और ब्राह्मण भी है। वो राक्षस भी है, ब्राह्मण भी है। तो वो आपको वो कभी वो मंगल, उज्जवत मंगल लिखा हुआ है, लेकिन व्यवहार पे केतु देव जो है ना ब्राह्मण के समान काम, मतलब बृहस्पति के समान काम करते हैं। अगर अच्छा केतु है तो आदमी को आध्यात्मिक जीवन में साथ बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, बहुत ज्ञानी बना देगा, बहुत जबरदस्त मेमोरी दे, शार्पेस्ट मेमोरी जो होती है ना, 3rd हाउस केतु। किसी व्यक्ति का अगर 3rd हाउस में केतु है तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। और अगर केतु बुध का योग हो जाए तो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति होता है। ऐसे ही बृहस्पति और केतु हो जाए तो आध्यात्मिकता के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करता है ना। लेकिन बृहस्पति बलवान होना चाहिए। तो ये केतु देव के विश्लेषण में 2 चीजों का, वो खुद जब अग्नि तत्व की घात की, बीमारी की, क्रोध की, लड़ाई झगड़े की, है ना, वर्ण की, घाव की, एक्सीडेंट की, मारने की, हत्या की, ये सब कार्रवाई जब करते हैं तो वो मंगल के समान। तो पापी केतु मंगल है, शुभ केतु बृहस्पति है। यूं समझो आप, ये अच्छी बात आपने पूछी, या आप अभी से ही अपने दिमाग में फिट कर, ये पापी केतु मंगल है और शुभ केतु बृहस्पति के समान कार्य। ठीक है ना, मैं चलूं आगे। तो क्षत्रिय, तो मैंने ब्राह्मण राशि आपको बताई थी 4, 8, 12। क्षत्रिय 1, 5, 9। तो क्षत्रिय कौन है? सूर्य और मंगल। वैश्य, अब वैश्य में चक्कर है, चंद्रमा तो है ही। कई लोग बुध को वैश्य मानते हैं, कई लोग उसको मलेच्छ मानते हैं, पर मेरा मानना है कि आप बुध को वैश्य में ही लो। तो व्यापार की जब भी आप बात करोगे तो बुध का विश्लेषण अत्यावश्यक है। और ये शुद्र, शनि, राहु। अब केतु देव को यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी लोगे और यहाँ पे भी लोगे, कि वो ब्राह्मण भी हैं। और मैं राहु केतु का बहुत स्पेशल विश्लेषण करूंगा आपको बाद में, है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें और बहुत क्लियर होगी। तो ब्राह्मण है, ये ग्रह ब्राह्मण को प्राप्त है, ये क्षत्रिय को, ये वैश्य को, और शूद्र शनि राहु। ठीक है, मैं बार बार मिटाऊंगा थोड़ा सा। अब इन ग्रहों की लिंग देख लेते हैं, इनका लिंग क्या है, क्योंकि वो उससे भी तो फर्क पड़ेगा ना लिंग। पहले मैं आपको इनकी आकृति प्रकृति बता देता हूँ ग्रहों। सबसे पहले चंद्रमा, सॉरी सूर्य। सूर्य जो है, इसका चेहरा तो चौकोर होगा, स्ट्रक्चर जो है बॉडी का है ना, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, सामान्य कदकाठी होती है। चेहरा बड़ा और चौकोर होता है सूर्य का। तो सूर्य को जो है वो इसको मध्यम कहा गया है। चंद्रमा जो है इसको गोल, इसका जो इसका व्यक्ति होगा गोल होगा, शरीर गोल होगा, गोला लिए होंगे, सारे अंग प्रत्यंग गोला लिए होंगे, गोल वर्ण होगा उसका, वर्ण में अभी आपको लिखूंगा। तो गोलाई लिए हुए होगा, और चंद्रमा वाले की हाइट ठीक होती है, उत्तम होती है।
तो ये गोल और उत्तम हाइट, हाइट का मतलब ये पुरुष की कुंडली है तो 5, 9, 5, 10 मानो आप, और स्त्री की कुंडली है तो 5, 5, 5, 4, 5, 5 के करीब मानो। मंगल, मंगल जो है इसका ये खास बात है कि इनका जो बॉडी है वो पतली रहेगी, कमर पतली रहेगी, ये अपनी उम्र से हमेशा छोटे नजर आएंगे आप। जो मंगल प्रधान व्यक्ति होगा, जिसके लगन में मंगल होगा, जिसका लग्नेश मंगल के साथ होगा, या मंगल का लगन लगने से कहीं संबंध होगा, या चंद्रमा से, वो आदमी आपको उम्र से छोटा नजर आएगा और मंगल बलवान होगा, है ना। उम्र से छोटा नजर आएगा, पतला होगा, कमर पतली होगी, लाल रंग होगा उसका, वो रंग सब लूंगा मैं, ललाई लिया हुआ रंग होगा, है ना। तो मंगल जो है वो पतले और कमर पतली होती है इसके, ना पतला होता है, और इसकी मंगल की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती, मध्यम। बुध वाला व्यक्ति के हाथ पैर गोल होते हैं, हाथ लंबे होते हैं, बाजू बड़े होते हैं, उत्तम हाइट होती है, गोल उसके मतलब बाल खूब रहते हैं, तो बुध का गोल शरीर कहा गया है। बृहस्पति जो है वो फ्लैसी, बृहस्पति जिनका भी लगन लगने चंद्रमा अगर धनु और मीन का है तो उनका शरीर है ना फ्लैसी होगा, मोटा होगा, गोल लिया हुआ होगा, हाइट अच्छी होगी, अलग से दिखेंगे आपको, है ना। तो ये दीर्घ शरीर होता है। शुक्र पतला और लंबा, अति सुंदर, पतला और लंबा, अति सुंदर। शुक्र वाला व्यक्ति पतला होगा, लंबा होगा, गोरवर्ण होगा, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर होगा देखने में, उसके अंग प्रत्यंग बरोबर से होंगे, है ना, और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है। शनि जो है व्यक्ति लंबा, पतला और कुरूप, आंखें बैठी हुई होगी उसकी, है ना, पतला होगा, लंबा होगा, उसके बाल, नाखून और दांत मोटे होते हैं, थोड़ा कालीमा लिया हुआ रंग होता है उसका। तो मैं अभी साथ के साथ आपको ये सब चीजें एक साथ बोलूंगा। तो सूर्य का जो रंग कहा गया है वो क्या कहा गया है? लाल, केसरिया। सूर्य का रंग केसरिया, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, गहरा हरा, और बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्यामल, श्यामल मतलब श्यामला रंग जिसको बोलते हैं, श्यामल रंग, कई जगह इसको चितकबरा भी लिखा है, अपन श्यामल मानेंगे। शनि का काला, राहु भी काला, और केतु जो है वो चितकबरे, केतु का जो या भूरा रंग है। ये मैंने लिखा, सूर्य का केसरिया, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्यामल और शनि का काला, राहु का चितकबरा और केतु का जो है ना ये घड़े के समान भूरा रंग, और धूम्रवर्णीय, एक जगह धूम्रवर्णीय का वर्णन है, एक जगह घड़े के समान। आप धूम्रवर्णीय को सिगरेट का जो धुआं निकलता है ना, उस तरह का कलर मानना केतु का, केतु धूम्रवर्णीय, ठीक है। अब मैं इनके आपको धातु बता देता हूं। सूर्य का स्वर्ण, सोना, चंद्रमा का चांदी, मंगल का तांबा, बुध का ये क्या बोलते हैं इसको, लेड को क्या बोलेंगे हिंदी में, शीशा, बृहस्पति का स्वर्ण, शुक्र का चांदी या स्फटिक, और शनि का लोहा। ये इनके धातु हैं। अब इनके अन्न जो इनको, हाँ, इनके अन्न जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य गेहूं, अगर किसी के सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ाकारी हैं
उसको बहुत ज्यादा अशुभ फल कर रहे हैं, तो आप उससे गेहूं का दान करवा दो, है ना। तो सूर्य गेहूं के, चंद्रमा चावल, मंगल मसूर की दाल, मसूर की दाल, बुध ये अपने मूंग, बृहस्पति चना, चना दाल, ये मैं आपको थोड़ा सा अभी और डिस्कस करूंगा। शुक्र लोबिया, और शनि जो है वो तिल, उड़द, तिल के, और राहु मैं यहां लिख देता हूं, राहु देव का उड़द और केतु देव के कुल्थी। मैं आप इससे थोड़ा प्रकाश डालूंगा, ये क्यों बता रहा हूं मैं और क्यों काम आएंगे। आप जब उपाय ज्योतिष पे जाओगे, क्या हुआ, जो जब आप उपाय ज्योतिष पे जाओगे तो आपको कई चीजों के उपाय बताने पड़ेंगे कि व्यक्ति किस चीज को धारण करे, किसका त्याग करे, है ना। कैसे रंग के कपड़े को पहनना उचित रहेगा, कैसे रंग के कपड़े का उसको रुमाल रखना उचित रहेगा, किन रंगों को वो त्याग करे वो उत्तम है, किन रंगों को ज्यादा से ज्यादा धारण करे वो उत्पन्न है, तो उत्तम है, वो आपको डिसाइड करने में बहुत लाभ होगा। जैसे बुध प्रधान व्यक्ति किसी का मान लीजिए लगन जो है तीसरी राशि मिथुन या कन्या का है, तो वो आदमी अगर हरी चीजों का, अंकुरित मूंगों का, है ना, पिस्ता का, हरी सब्जियों का, हरे फलों का, है ना, हरे कपड़े का, है ना, हरी चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, पेठे का, ये कौन से आपके खजूर का, इनका जितना ज्यादा उपयोग करेगा उतना उसका शरीर उत्तम रहेगा। सेवा दवाएं है ना, जो काई से जो बनती हैं, वो बुध वाले व्यक्ति उत्तम है। ठीक है, ये सब चीजें आपको सब बार बार याद करनी पड़ेगी। ऐसे ही चंद्रमा चावल का, अब आप किसी को दान कराना चाहते हो, भाई मंगल किसी का पीड़ाकारी है, तो आपने कहा भाई मंगल में तांबा आता है, आप तांबे के लोटे में जल भर के पिया करो। अगर वो पीड़ाकारी है तो भैया तांबे में के लोटे में जल भरकर आप तुलसी में दो। तो ये आपको जब याद होंगे ना तब आप कर पाओगे। आपको रंग पता होना चाहिए, आपको उनका अन्न पता होना चाहिए, आपको वो उनके क्या उनके जो धातु हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये स्त्री पुरुष बताता हूँ, ये बहुत सर महत्वपूर्ण है। केतु के लिए क्या बताया था? केतु का कुल्थी, केतु के लिए कुल्थी आती है एक, हाँ बहुत बढ़िया बात बताई आपने। जिस व्यक्ति के केतु देव है ना, वो शुक्र और केतु ये पथरी उत्पन्न करने में सर्वोत्तम कार्य करते हैं। या यूं मैं कहूं आपको कि शुक्र और मंगल जब पथरी बनाते हैं तो केतु उसको तोड़ देते हैं। तो किसी व्यक्ति के अगर पथरी का रोग है तो आप उसको कुल्थी खिला सकते हो, उसकी पथरी ठीक हो जाएगी। यानी कि पथरी रोग होने के बाद अगर व्यक्ति को केतु से संबंधित चीजों का उपयोग कराया जाए तो पथरी निकल जाती है। उसको आप बकरी का दूध पिलाओ, उसको कुल्थी खिलाओ, आप उस, है ना, तो उन चीजों को जब केतु की चीजों को खिलाओगे तो वो पथरी निकल जाएगी उसकी। ठीक है ना। पुरुष ग्रह कौन है? सूर्य, मंगल और बृहस्पति। स्त्री ग्रह चंद्रमा, शुक्र और राहु। और नपुंसक कौन है? बुध जो है वो पुरुष नपुंसक है, बुध पुरुष नपुंसक है, शनि स्त्री नपुंसक है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है कि बुध जो है ना वो सेक्सलेस है, और शनि के लिए कहा गया इट डजंट लाइक द सेक्स। अब अंतर समझना, इस बुध इज सेक्सलेस, यानी कि टोटल नपुंसकता का कारक बुध है। किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में अगर बुध, केतु और मंगल का योग होके बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति को कभी बड़ी प्रॉब्लम वो नपुंसकता की ओर ले जाते हैं।
अगर किसी व्यक्ति के बुध, शुक्र और केतु का योग है किसी की भी कुंडली में, तो ये निश्चित मानिए, एक तो वो व्यक्ति है ना कभी पलंग से गिरेगा भी, कभी उसको भीड़ में नहीं जाना चाहिए, तो भीड़ के नीचे दबने का भी योग है उसका, वो किसी ऊंची चीज से गिर भी सकता है, और वो व्यक्ति अचानक किसी कारण से नपुंसक हो सकता है, जिसकी 99.99% पॉसिबिलिटी है ना। तो इसलिए ये नपुंसक, और ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो बुध इज सेक्सलेस, शनि डजंट लाइक द सेक्स, ये तो लाइक नहीं करता, यानी इसको आप बलवान करके और उत्पन्न कर सकते हो, बुध को आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध जो है ना, वो अगर स्त्री पुरुष में वाइस वर्सा है तो ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, इसलिए सप्तम का बुध अच्छा नहीं कहा जाता बहुत। और केतु देव तो 100% पुरुषत्व को कम करने का काम करते हैं। ये तो केतु देव तो चाहते ही नहीं है कि स्त्री पुरुष का मिलन हो। क्यों? उसका कारण बताता हूं। ओनली केतु हैज द एबिलिटी टू कैरी द जो स्पर्म, केतु ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो स्पर्म जो है ना हमारा, वो केतु है। स्पर्म जो संतान उत्पत्ति के लिए काम आएगा वो केतु है। तो केतु हैज द एबिलिटी टू कैरी द स्पर्म। तो जो फर्टिलिटी की जब बात आती है तो वहां केतु का विश्लेषण सेकंड हाउस को, वृषभ राशि का जरूर करना चाहिए। ये उसका त्याग नहीं करना चाहते, ये सोचते हैं कि वो ऐसी स्थिति नहीं आए कि मेरे को ये कार्य करना पड़े, क्योंकि ये आदमी को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहते हैं, ये भोग को पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको वहां त्याग करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना, इसलिए ये उसको रोकते हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति के सप्तम भाव में केतु होता है या जिस भी स्त्री के केतु होता है तो वैवाहिक जीवन पे विपरीत प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही अगर केतु शुक्र के साथ होता है तो वो भी उत्तम नहीं है, शुक्र के साथ केतु होता है वो भी उत्तम नहीं है। केतु का शुभत्व इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि पंचम भाव में अगर केतु देव किसी के हैं तो संतानोत्पत्ति जरूर कराएंगे। और बहुत सारे एस्पेक्ट है, मैंने एक बात कही है कि जांच करने की विषय है, ठीक है ना। तो केतु देव का विश्लेषण विशेष है, बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो केतु देव जो है ना वो अल्टीमेट है कई कामों में, तो इसलिए इनको पृथकताकारी भी कहा जाता है। तो ये क्लियर हुआ आप सबको कि बुध, शनि और केतु, किसी भी व्यक्ति के लगन लगने का शनि से संबंध हो जाए और 12th हाउस लॉर्ड भी अगर उसका संबंध कर ले तो वह व्यक्ति जो है वो अपने, शास्त्र में ऐसा कहा गया, अपने वीर्य का नाश करता है ना, वो उत्तम योग नहीं है। और उसमें भी अगर शनि बुध का योग हो जाए और उसके साथ शुक्र आ जाए और पंचम और नवम में हो जाए तो वो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के पुरुषत्व में थोड़ी कमी आ जाती है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पुरुष ग्रह हैं। संतान की बात करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति आया मेरे पास और कुंडली दिखाने के लिए वो बैठा, उसने कहा था मेरे संतान का भाव बताओ, संतान की क्या स्थिति है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई लग्नेश की क्या स्थिति है, क्योंकि ये मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि जो कुछ उत्पन्न करेगा वो लग्नेश करेगा। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपके अंदर भावना, कोई भी चीज का सोच, कोई भी चीज को प्राप्ति की लालायित होना, वट एवर जो कुछ इस दुनिया में है जो आप करना चाहते हो वो आपका लग्नेश और लगन ही उत्पन्न करेगा। तो आपने लगन लगनेश का देखा कहाँ यार बलवान है और ये संतान उत्पन्न कर सकता है, और अगर उसका संतान के कारकों से, संतान के भाव के स्वामियों से, नवम भाव के स्वामियों से संबंध है तो आपने देखा हाँ यार संतान का योग बनता है। फिर पंचम भाव का